हेलो दोस्त, कैसे हैं? आज हम 10th क्लास का हिंदी का नागरी लिपि जो गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखा गया है, हम आज बात करेंगे नागरी लिपि के बारे में। जो गुणाकर मूल्य, अब सबसे पहले हम बात करेंगे गुणाकर मूल्य के बारे में। गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 में महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ, एक गांव में हुआ था। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी यह ग्रामीण परिवेश में हुआ, अर्थात गांव में हुआ। ग्रामीण परिवेश में गुणाकर मूल्य का प्रारंभिक शिक्षा हुई। इनकी शिक्षा की जो भाषा थी, यानी इनकी शिक्षा की भाषा थी वह मराठी भाषा थी। यह मराठी भाषा में इन्होंने शिक्षा प्रारंभ की। यह मिडिल स्कूल तक, यानी इन्होंने शिक्षा मिडिल स्कूल तक इन्होंने मराठी भाषा में ही अपनी शिक्षा को जारी रखा और फिर वहां से वर्धा चले गए। 2 वर्षों तक नौकरी की। उसके बाद अंग्रेजी और हिंदी का अध्ययन किया। उसके बाद 2009 में गुणाकर मूल्य का निधन हो गया। आज हम बात करते हैं गुणाकर नागरी लिपि साहित्य की एक निबंध विद्या है। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि नागरी लिपि कौन है, तो आपको बताना होगा कि निबंध विद्या। ये भी इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव है। प्रस्तुत पाठ के लेखक का नाम है गुणाकर मूल्य। जो हम पाठ नागरी लिपि पढ़ रहे हैं, इस नागरी लिपि के लेखक का नाम है आपको गुणाकर मूल्य, और शीर्षक है इस प्रस्तुत कहानी का नागरी लिपि। गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में हुआ था। पर साथ ही आपको याद रखना होगा कि गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिला में एक ग्रामीण परिवेश में हुआ था। चलिए अब हम देखेंगे इसके बाद प्रस्तुत निबंध गुणाकर मूल्य की पुस्तक भारत लिपियों की कहानी से संबंधित है। यानी इसमें मूल रूप से पढ़ना है कि हम लोग की जो लिपि है देवनागरी, वह देवनागरी लिपि के बारे में हमको विस्तृत जानकारी प्राप्त करना है कि आखिर देवनागरी लिपि का नाम कैसे पड़ा, पहले क्या थी। इसके बारे में इस चैप्टर में हम पूरी तरीके से हम अध्ययन करेंगे नागरी लिपि के बारे में। यह जो हमारी लिपि है, यह प्राचीनतम व्यापकता शाखा विस्तार का एक प्रवाहपूर्ण शैली में प्रामाणिक प्रस्तुत किया गया है। यह जो हम लिपि के बारे में जो पढ़ रहे हैं, यह हमारी पूर्ण रूप से विस्तृत रूप से यह प्राचीनतम और व्यापक रूप में इस शाखा का विस्तार किया गया है। गुणाकर मूल्य का निधन 2009 में हुआ। याद रखिएगा, गुणाकर मूल्य का निधन 2009 में हुआ था। लेखक की प्रमुख कृति अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीनतम भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, मेंडलीफ,
भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, भारतीय विज्ञान की कहानी इत्यादि इनके द्वारा गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखी गई कृति है। हिंदी या इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये जितने सारा बोली बोला जाता है ये आपको देवनागरी लिपि में लिखा गया है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली या खसकुरा या नेवारी भाषा भी इसी लिपि से ली गई है। अर्थात नेपाल की जो लिपि लिया गया है यह भी आपको देवनागरी लिपि से ही ली गई है। देवनागरी लिपि के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसार में जहां भी संस्कृत प्राकृतिक की पुस्तकें प्रकाशित होती वह देवनागरी लिपि में ही छपी है। यानी यह जो पुस्तक छपा गया है यह देवनागरी लिपि में ही छपा गया है। यह पुस्तक बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो बहन अवश्य है। यानी गुणाकर मूल्य का कहना था कि अगर हम बांग्ला भाषा को अगर हम बात करते हैं तो बांग्ला भाषा आपको देवनागरी लिपि का अगर प्राचीन नागरी लिपि का अगर पुत्र नहीं होगी तो निश्चित रूप से बहन तो अवश्य होगी। अभी कुछ समय पहले तक दक्षिण भारत में पोथी लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार किया जाता था। यानी अगर हम दक्षिणतम भारत की बात करते हैं तो दक्षिणतम भारत में भी इस नागरी लिपि का इस्तेमाल मूल रूप से नागरी लिपि का व्यवहार का इस्तेमाल आपको इस पोथी में दक्षिण भारत में किया जाता था। दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदिनी नागरी है। याद रखिएगा दक्षिण भारत की जो लिपि है इस लिपि को नंदी नागरी के नाम से हम जानते हैं। पहल विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदिनी नागर कहा जाता था। यानी सब नगर है लेकिन देवनगर देवनागरी है। देवनगर के नाम पर ही देवनागरी पड़ा। कुछ ऐसे गुणाकर मूल्य का तथ्य भी आता है आपको। श्रीलंका के पराक्रम विजय बाहु 12वीं सदी में शासकों के सिक्कों पर नागरी अक्षर में देखने को मिलता है। अगर बात करते हैं 12वीं सदी की तो 12वीं सदी में भी श्रीलंका का एक पराक्रम बाहुबली विजय बाहु थी। जे शासकों ने सर्वप्रथम अपने सिक्का पर नागरी अक्षर में सिक्का को ढालने का काम किया। उत्तर भारत में अल्पकाल के लिए इस्लामी शासन का नींव डालने वाला मोहम्मद गजनवी। याद रखिएगा भारत में जब मोहम्मद गजनवी आया था तो यह मोहम्मद गजनवी 11वीं सदी में आया जो लाहौर के टकसाल में ढाले गए चांदी के सिक्के पर नागरी लिपि शब्द देखते हैं। यानी अगर हम मोहम्मद गजनवी की भी अगर बात करते हैं 1026 के ईसा पूर्व में 1026 में सदी में अगर हम बात करते हैं तो सब मोहम्मद गजनवी भी आया था तो चांदी का सिक्का चलाया था परीक्षार्थी। तो उन्होंने चांदी के सिक्का पर भी उन्होंने नागरी लिपि अक्षर को ही स्पष्ट रूप से देखा था। मोहम्मद गजनवी के बाद भारत में यूरोपीय जो आक्रमण हुआ वह आपको मोहम्मद गौरी भारत में आया था, अलाउद्दीन खिलजी आया, शेरशाह आया। इन्होंने ने भी अपने सिक्के पर विभिन्न प्रकार के लिपि का इस्तेमाल किया था। मोहम्मद गजनवी के बाद भारत में नाम सुने होंगे मुगल वंश में आपको बाबर अकबर बादशाह अकबर ने एक ऐसा सिक्का चलाया था। यानी अकबर जब मुगल वंश में अकबर एक महान शासक था जो 1556 ईस्वी में अकबर ने मुगल की राजगद्दी पर बैठा मात्र 12 वर्ष की उम्र में। तो उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया तो उन्होंने सिक्के का जो प्रचलन किया था वह जो सिक्का था वह भी नागरी लिपि में ही इस्तेमाल, अर्थात उस सिक्का पर नागरी लिपि में राम सीए लिखा गया था। राम और सीता का नाम अंकित किया गया था अकबर के द्वारा नागरी लिपि में। उत्तर भारत की इस नागरी लिपि को हम देवनागरी कहते हैं।
अगर हम उत्तर भारत की अगर चर्चा करते हैं तो उत्तर भारत में इस नागरी लिपि को हम देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं। ईसा की 8वीं-9वीं सदी में नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था, इसीलिए नागरी लिपि को सार्वदेशिक लिपि कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है परीक्षार्थी कि दक्षिण भारत में भी नागरी लिपि का इस्तेमाल हुआ, उत्तर भारत में नागरी लिपि का इस्तेमाल हुआ, पूर्व भारत में भी अगर बांग्ला में अगर बात किया जाए तो नागरी लिपि का इस्तेमाल हुआ, अगर पश्चिम भारत में ही अगर बात किया जाए तो नागरी लिपि का। इसीलिए भारत में इसीलिए नागरी लिपि को सार्वदेशिक लिपि कहा जाता है। सार मतलब होता है सभी, माने सभी देशों में यह लिपि जो है देखने को मिला। नागरी लिपि की सबसे मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षर के सिरों पर लकीर बन जाती है और सिरों रेखाएं उतने ही लंबी रहती है जितना कि अक्षरों चौड़ी होती है। यह जो नागरी लिपि का जो इस्तेमाल किया था, यह लंबी लकीर और अक्षर की चौड़ाई थी। पादता त्रितम नामक एक नाटक ने जानकारी मिलता है कि पाटलिपुत्र पटना को नगर कहा जाता था, लेकिन सभी इसके बाद देवनागरी लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी कहा गया था। ऐसा जो है कहना था विद्वानों का। नागरी लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि को देवनागरी लिपि कहा गया। अनेक विद्वानों का मत था कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग के द्वारा समागंड दानपत्र में 454 ईस्वी में इस्तेमाल किया गया था, यानी विद्वानों का मत था। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है, विद्वानों का इतिहासकार का कहना है कि भारत में जब खास करके मगध की धरती पर अगर हम बात करते हैं तो मगध की धरती पर नाम सुने हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य। जब मौर्य वंश चल रहा था उसी में एक विक्रमादित्य था, जिस विक्रमादित्य जिसको चंद्रगुप्त, तो विक्रमादित्य को पहले नाम था देव, तो उसी के नाम पर यह पटना जो था, यह पटना वही इसी के नाम पर देव, और इसी के नाम पर यह देवनागरी लिपि का भी इस्तेमाल किया गया। ऐसे इतिहासकारों, ऐसे विद्वानों का मत है, विद्वानों का मतानुसार है कि विक्रमादित्य के नाम पर भी इसको देवनागरी कहा गया। विक्रमादित्य था मगध की धरती पर। देवगिरी के यादव राजाओं के नागरी लिपि में बहुत सारे लेख मिलते हैं। नागरी लिपि के लेख न केवल पश्चिम और पूर्व भारत में बल्कि यह सुदूर दक्षिण भारत में मिलता है। अगर हम नागरी लिपि की अगर बात करते हैं तो आपको पश्चिम ही नहीं बल्कि पूर्व भारत में, दक्षिण भारत में सभी जगह नागरी लिपि का इस्तेमाल किया गया है। यानी कहा गया था कि भारत में जितने भी सारे यूरोपीय आक्रमण हुआ, सभी आक्रमणकारियों ने नागरी लिपि का इस्तेमाल किया। मिहिर भोर 1481 ईस्वी की ग्वालियर प्रशस्ति में नागरी लिपि का संस्कृत भाषा में इस्तेमाल किया था। 12वीं सदी के बाद उत्तर भारत के सभी हिंदू शासक ने देवनागरी का इस्तेमाल किया था, इसलिए हमारा जो लिपि है वह देवनागरी लिपि कहा जाता है। ऐसा जो है गुणाकर मुल्ले का कहना था। चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव सेशन पर बात करते हैं। यह जो निबंध जो पढ़ा, चर्चा किए, यह निबंध भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। प्रस्तुत निबंध में लिपि और नागरी लिपि का इस्तेमाल किया गया। यह गुणाकर मुल्ले के द्वारा। गुणाकर मुल्ले का जन्म 1935 में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के ग्रामीण परिवेश में हुआ था। उनका मृत्यु 2009 में। इनकी प्रमुख जो कृति है अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास संस्कृति, प्राचीन भारत की महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्रलोक, भारतीय लिपियों की कहानी और अक्षरगाथा, ये सब इनके द्वारा लिखा गया प्रमुख कृति था। अब बात करेंगे परीक्षार्थी इसके ऑब्जेक्टिव सेक्शन पर। इस चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव पर भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत वक्त एग्जाम का मात्र आपको अगर दिन गिनिएगा तो पूरा आपका दिन जो है आपको 84 दिन ही शेष बचे हुए हैं। आपको लग रहा होगा कि दिन बहुत ज्यादा है, 3 महीने हैं, लेकिन आपके पूरी तरीके से अगर काउंट किया जाए तो मात्र आपको 84 दिन शेष बचे हैं।
चलिए पहला क्वेश्चन पर हम कह रहा है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हम कहां से मिले हैं? पूर्व भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत, उत्तर भारत। यानी नागरी लिपि के जो प्रारंभिक जो लेख जो मिलता है वह कहां से मिलता है? तो आपको दक्षिण भारत से मिलता है। दक्षिण भारत से सही जवाब। हिंदी के आदि कवि कौन थे? चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, बिहारी लाल, सरपा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कि हिंदी के आदि कवि के रूप में आपको सरहद पाद को कहा जाता है, यही आदि कवि थे। विजयनगर के शासकों के लिए किस लिपि में लिखा गया था? ब्राह्मी लिपि, सिंधु लिपि, खरोष्टी लिपि, नंदी नागरी लिपि। तो विजयनगर के शासकों के द्वारा, याद रखिएगा, विजयनगर के शासकों के द्वारा आपको नंदी नागरी लिपि में लिखा गया था। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? धारा नगरी, मेवाड़, कनौज, अजमेर। यानी परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो आपका सही जवाब धारा नगरी होगा। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? मैक्स मुलर, बिरजू महाराज, गुणाकर मूल्य, महात्मा गांधी। तो याद आपको करना होगा, यह जो है आपको गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखा गया है। नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी, खरोष्टी, सौरसेनी, ब्राह्मी। यानी नेवारी भाषा का इस्तेमाल किया गया है आपको देवनागरी लिपि में। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? भीमराव अम्बेडकर, मैक्स मुलर, यतीन्द्र मिश्र, गुणाकर मूल्य। तो आपका सही जवाब होगा आपको गुणाकर मूल्य। यानी गुणाकर मूल्य इसके लेखक हैं। लेखक हैं। हिंदी और इसकी विविध बोली किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, खरोष्टी, तेलुगु, ब्राह्मी। यानी हिंदी और इसके विविध जो बोलियां बोला जाता है या किस लिपि में लिखा गया है? तो आपको याद होगा देवनागरी लिपि। नागरी लिपि निबंध के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य, अगे, पंत, प्रसाद। तो गुणाकर मूल्य होगा। नागरी लिपि शीर्षक पाठ के साहित्य कौन सा विद्या है? साक्षात्कार, निबंध, भाषण, कहानी। वही हम बात किए थे, निबंध है। यहां पर बताया गया है आपको निबंध है। गुणाकर मूल्य द्वारा रचित निबंध कौन सी है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, परंपरा का मूल्यांकन, नागरी लिपि, श्रम और विभाजन। तो सही जवाब नागरी लिपि। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? 1935, 1925, 16, 1908। तो 1935 में। नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख किस प्रदेश में मिलता है? नागरी लिपि का दक्कन प्रदेश, कलिंग प्रदेश, पांड्य प्रदेश, कोंकण प्रदेश। तो आपको याद होगा कि आपको नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख दक्कन प्रदेश से मिलता है। नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं 8वीं सदी, 9वीं सदी, 10वीं सदी, 11वीं सदी। तो इसका आपका पता होगा कि 11वीं सदी में मराठी भाषा में मिला था। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखा गया है? हिंदी, नेपाली, मराठी, उपयुक्त सभी। तो आपको पता होगा कि नागरी लिपि में जो लिखा गया है सभी भाषा का इस्तेमाल किया गया है, हिंदी, नेपाली और मराठी। अक्षरों की कहानी जिसकी रचना है मैक्स मुलर, गुणाकर मूल्य, बिरजू महाराज, रामविलास। तो गुणाकर मूल्य होगा। इसका सही जवाब होगा परीक्षार्थी गुणाकर मूल्य। 9वीं सदी में सुदूर दक्षिण से प्राप्त वरयुग का पलीम ताम्र पत्र किस लिपि में है? नागरी लिपि, रोमन लिपि, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि। तो इसका आपको सही जवाब होगा कि यह जो लिखा गया था नागरी लिपि में। ईसा की 14वीं 15वीं सदी में के विजयनगर के शासकों पर लेख का लिपि नंदनी, देवनागरी, गुजराती, ब्राह्मी। तो पता होगा कि 14वीं 15वीं शताब्दी में जो लेख लिखा गया था वह नंदी नागरी में लिखा गया था। बेतवा दान पत्र किस समय का है? 1026, 1020, 1021, 1022, 1023। तो आपको पता होगा कि बेतवा जो पत्र था वह 1020 में चलाया गया था। गुणाकर मूल्य ने अपनी किस पुस्तक में संसार की प्राय सभी प्रमुख लिपियों का विस्तृत जानकारी, अक्षर कथा, अक्षर कहानी, भारत इतिहास संस्कृति और नक्षत्र लोक। तो आपको पता होगा कि सही जवाब होगा अक्षर कथा। ये गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखा गया था।
उत्तर भारत में पहले किस राजाओं के लेख में नागरी लिपि को मिलता है? राष्ट्रकूट राजा, गुर्जर प्रतिहार राजा, चोल राजा, इनमें से कोई ना। तो आपको पता होगा कि यह जो लिखा गया था यह 21वीं सदी में आपको गुर्जर और प्रतिहार राजाओं के द्वारा। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे? 8वीं सदी, 6ठी सदी, 9वीं सदी और 4थी सदी। तो उत्तर भारत से नागरी लिपि का जो इस्तेमाल जो किया गया था आपको 9वीं सदी में। सरहदपाद की कृति है दोहा कोश, पृथ्वीराज रासो, मृक्ष काटिकम मेघदूतम। तो सरहदपाद क्या है? तो आपका दोहा है, दोहा कोश है। नागरी लिपि के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, विनोद कुमार सुख, गुणाकर मुल्ले, चंद्रवीर। तो आपको गुणाकर मुल्ले सही होगा। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों का बिरकिरलैस जैसा शब्द लिपि में अंकित है। यानी 12वीं सदी में जो इस्तेमाल किया गया था कौन लिपि? ब्राह्मी, खरोष्टी, गुजराती, देवनागरी। तो आपका देवनागरी। नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? विनोद कुमार सुख, गुणाकर मुल्ले, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैक्स मुल्ला। तो आपको गुणाकर मुल्ले, यानी आपका सही जवाब होगा आपको गुणाकर मुल्ले। मराठी भाषा की लिपि क्या थी? खरोष्टी, प्राकृतिक, नागरी, देवनागरी। तो आपका सही जवाब होगा प्राकृतिक लिपि। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ब्राह्मी है, देवनागरी है, चित्रलिपि, गुरुमुखी लिपि। यानी हिंदी भाषा की जो लिपि लिखी गई थी उस लिपि को आपको देवनागरी लिपि कहा जाता है। दोहा कोश किसकी रचना है? सरहदपाद की, रसखान, जीवनादास, गुरु नानक। तो दोहा कोश किसकी है? तो आपको सही जवाब सरहदपाद। रामायण की रचना किस भाषा में किया गया है? रामायण की रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट, संस्कृत में, हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेजी में। तो आपको पता होगा कि यह संस्कृत में रामायण की रचना किया गया है, सही जवाब। 31 में तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषा है उत्तर भारत की, पश्चिम भारत की, पूर्व भारत की, दक्षिण भारत की। यानी तमिल और मलयालम जो कन्नड़ भाषा है यह दक्षिण भारत की भाषा है। पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप कब बने? करीब 2 सदी, 3 सदी, 5 सदी, 4थी सदी। यानी पहली बार देवनागरी लिपि का टाइप जो बना था यह करीब 2 सदी में। यह परीक्षार्थी, यह था नागरी लिपि गुणाकर मुल्ले के द्वारा लिखी गई पुस्तक की कहानी और इसका ऑब्जेक्टिव सेक्शन पर हम बात कर लिए। थैंक यू। वो सब नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे।